दोस्तों एक जमाने में रेड बुल भारत के एनर्जी ड्रिंक का बादशाह हुआ करता था और रेड बुल को हराने की कोशिश भी सबने की। पहले इंडिया में मॉन्स्टर आया, फिर जिंगा आया, फिर बिस्लरी ने ऊर्जा लॉन्च किया, यहाँ तक कि कोका कोला जैसी बड़ी ब्रांड ने भी रेड बुल को हराने की 3 बार कोशिश की। पहले उन्होंने बर्न लॉन्च किया, फिर मॉन्स्टर के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने मॉन्स्टर को इंडिया में लाया, फिर कोका कोला ने चार्ज्ड लॉन्च किया। लेकिन तीनों बार हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कोका कोला, बिस्लरी बोर्ड कोई भी रेड बुल को हरा नहीं पाया। रेड बुल का मार्केट में इतना ज्यादा दबाव था कि साल 2018 में रेड बुल अकेले ही 75% मार्केट शेयर रखकर बैठा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रेड बुल के साथ पूरा भारतीय मार्केट जम गया, क्योंकि पेप्सिको ने लॉन्च किया एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसने रेड बुल की छुट्टी कर दी और इस एनर्जी ड्रिंक का नाम था स्टिंग एनर्जी। और फिर कुछ समय बीतने के बाद स्टिंग ने रेड बुल की ऐसी हालत कर दी कि जहां साल 2018 में रेड बुल 75% मार्केट शेयर पर बैठा था, वही साल 2023 आते आते रेड बुल का मार्केट शेयर सिर्फ 7% हो गया और स्टिंग आज इंडियन एनर्जी ड्रिंक का बादशाह बन चुका है, क्योंकि आज स्टिंग 90% मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि स्टिंग आज पेप्सी और माउंटेन ड्यू दोनों से भी ज्यादा बिकता है। तो सवाल ये है कि भारतीय एनर्जी ड्रिंक मार्केट में टिकना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और इतना मुश्किल है तो स्टिंग ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जिससे स्टिंग ने रेड बुल को इंडिया में हरा दिया? तो सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों एनर्जी ड्रिंक की सेगमेंट में साल 2017 में रेड बुल के अलावा कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था, बल्कि मॉन्स्टर, क्लाउड9 और जिंगा जैसे प्लेयर्स कभी भी इस मार्केट में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। जो भी मार्केट में आया वो एक तो बैन हो गया, या उसके ऊपर केस हो गया, या फिर बस बिकना ही बंद हो गया। बट ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट का बादशाह पेप्सी या कोक नहीं, अपनी फूड सेफ्टी रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे हम FSSAI भी कहते हैं। हर एनर्जी ड्रिंक का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि उसकी एनर्जी और रिफ्रेशमेंट को बनाता है। पहले इसमें होता है कैफीन, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद होता है बी विटामिन, जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सीलेंट करता है और आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। फिर आता है शक्कर, जो आपको तुरंत टेस्ट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर आता है कार्बोनेशन, जो आपकी ड्रिंक को फिजी और रिफ्रेशिंग बनाता है। इसके बाद अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स को देखोगे तो उनमें कुछ ऐसे एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ड्रिंक को और भी पावरफुल बनाते हैं, जिसमें आता है टॉरिन, जो फिजिकल परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को बूस्ट करता है। फिर आता है जिनसेंग, जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इंप्रूव करता है। और फिर आता है गोराना, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलेंट और एनर्जी लेवल्स को और भी ज्यादा सस्टेन करता है। और ये कॉम्बिनेशन आपके एनर्जी ड्रिंक को एक हाई परफॉर्मिंग रिफ्रेशिंग बेवरेज बनाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट के लिए आइडियल होता है। और दोस्तों यहीं पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। साल 2015 में एनर्जी ड्रिंक के लिए सेफ्टी को लेकर कोई भी क्लियर रूल्स थे ही नहीं, और तब सारी फॉरेन कंपनीज ने अपने ग्लोबल फॉर्मूलाज फॉलो किए। तो वो अपने ड्रिंक में कैफीन, टोरिन, जिनसेंग और गोराना जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स डालते थे। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ड्रिंक मार्केट ग्रो कर रहा था, साल 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मार्केट पर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि यंग कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कैफीन और हर्बल स्टिमुलेंट्स का कॉम्बिनेशन हार्मफुल हो सकता है। और इन रूल्स ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया, जिसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि एनर्जी ड्रिंक में 300 mg पर लीटर से ज्यादा कैफीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 250 ml के कैन में ज्यादा से ज्यादा 75 mg कैफीन अलाउड है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कैफीन, जिनसेंग और गोराना जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को एनर्जी ड्रिंक्स में मिक्स करना अलाउड नहीं था। और इसके साथ साथ हर एनर्जी ड्रिंक को FSSAI से अप्रूवल लेना पड़ता था। और दोस्तों ये रूल्स आते ही मार्केट में आतंक मच गया, क्योंकि क्लाउड9 और जिंगा जैसे ब्रांड्स इलीगल बैन किए गए, क्योंकि उनमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का मिक्स डाला गया था। और नए ब्रांड्स मार्केट में आने से रुक गए, क्योंकि अब उन्हें FSSAI से अप्रूवल का वेट करना पड़ता था। और इन ब्रांड्स को या तो मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स हटाने पड़े या नए फॉर्मूलाज के अप्रूवल के लिए रुकना पड़ा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि किसी भी कंपनी को अगर अपना फॉर्मूला बदलना पड़े तो उसको मार्केट में एंट्री मारने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि उसको अपना रॉ मटेरियल चेंज करना होगा, टेस्ट पर रिसर्च करना होगा, नई सप्लाई चेन बनानी होगी, नए रेगुलेशंस का पालन करना होगा, और ये सब कामों में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब ये सारे ब्रांड्स अपनी स्ट्रेटेजी पर सर्च कर रहे हैं, वहीं पेप्सिको ने मौके नजाकत को देखते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बराबर FSSAI के गाइडलाइंस को फॉलो करता था। और इस ड्रिंक का नाम था स्टिंग एनर्जी। अगर आप स्टिंग को देखोगे तो इसकी 250 ml में सिर्फ 52 to 75 mg कैफीन होता है। और जिनसेंग, गोराना और टोराइन जैसे प्रॉब्लमेटिक इंग्रेडिएंट्स को पेप्सी ने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि डे 1 से वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते थे जो कि रेगुलेशन से कंप्लायंट हो। और रेड बुल, जो स्टिंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता था, उसको 20 या 50 रुपए के मार्केट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बस प्रीमियम कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आधे से ज्यादा ब्रांड्स रेगुलेशंस में फंस गए। कोक इस कैटेगरी में कुछ खास कर नहीं रहा था और रेड बुल इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसलिए दोस्तों जो मार्केट में स्टिंग 20 और 50
₹50 में लॉन्च हुआ तो उसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। अब इस सिचुएशन में ये तो साफ पता चलता है कि ₹20 की एनर्जी ड्रिंक वाली कैटेगरी में बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी स्टिंग के अलावा कोई भी नया प्लेयर या कोई नया स्टार्टअप इस मार्केट में कामयाब क्यों नहीं हो पाया। इनफैक्ट जिंगा जो कि 250 ml की एनर्जी ड्रिंक है वो भी ₹50 में ही मिलती है। इसके अलावा मार्केट में दूर दूर तक कोई कंपटीशन है ही नहीं। दोस्तों यहीं पर आता है पेप्सिको का ब्रह्मास्त्र और इसे कंज्यूमर मार्केट में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केल का कमाल। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक रिलायंस या कोक जैसा बड़ा प्लेयर हजारों करोड़ों रुपए जला नहीं देता तब तक पेप्सिको को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि पेप्सिको के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सुपर पावर हैं। तो चलिए इनकी सुपर पावर को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों पेप्सिको का पहला सुपर पावर है कोस्ट। पहले तो पेप्सिको ने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड किया, जहां बाकी एनर्जी ड्रिंक्स जिनसेंग और गोराना जैसे कॉस्टली एक्सट्रैक्ट्स यूज किया करते थे, वहीं स्टिंग ने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करके अपना कॉस्ट काफी कम कर दिया। इससे रेगुलेशंस का झंझट भी खत्म हुआ और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई। सेकेंडली रेड बुल एल्यूमिनियम कैंस में आता है जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन स्टिंग ने प्लास्टिक बोटल्स का इस्तेमाल किया जो काफी सस्ते होते हैं। और प्लास्टिक बोटल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि पेप्सिको को अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए एनीवेज प्लास्टिक बोतल तो यूज करता ही है। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक बोतल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज पेप्सी के पास पहले से ही मौजूद थी, तो उन्हें फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए खर्च करने नहीं पड़े। पेप्सिको का दूसरा पावर है स्केल। जब पेप्सिको रॉ मटेरियल खरीदता तो बल्क में इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट मिलता है। जैसे एक छोटी एनर्जी ड्रिंक कंपनी 1 टन शुगर खरीदती है तो उसको अप टू ₹50 पर केजी रेट मिलता है, लेकिन पेप्सिको एक जैसा ग्लोबल जायंट है जो अब एक साथ 1 लाख टन का शुगर खरीदता है तो उसको ₹30 पर केजी का रेट मिलता है। तो पेप्सिको का जो कॉस्ट प्राइस है कि नए प्लेयर्स इस प्राइस पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। इसी वजह से पेप्सिको ज्यादा मार्जिन भी कमा सकता है और कंपैरेटिव प्राइसिंग भी रख सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी कंपनीज का असली पावर उनकी सिर्फ ब्रांड ही नहीं, उनका स्केल भी होता है। इसके बाद आती है पेप्सिको की सबसे बड़ी सुपर पावर, पेप्सिको का ब्रह्मास्त्र, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों स्टिंग का सेलिंग प्राइस ₹20 है, लेकिन स्टिंग पर जो टोटल टैक्स लगता है वो है 40%, 28% GST और 12% सेस। तो पेप्सिको के ₹20 के रेवेन्यू में से सिर्फ 12% बचते हैं। पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो इस तरीके से काम करती है कि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स और सोर्सेज कहती हैं कि इनकी सप्लाई चेन शुरू होती है सुपर स्टॉकिस्ट से, जिनको पेप्सी अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, फिर ये सुपर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं और इसमें सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन होता है लगभग 2%। फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है एट 3 to 5% मार्जिन, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है एट 3 to 5% मार्जिन और फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है एट 8 to 10% मार्जिन। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर एक छोटी कंपनी पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी के साथ कम्पीट करे तो उसके लिए मार्केट में टिकना कितना मुश्किल है। पेप्सिको स्टिंग बेचता है ₹20 में, लेकिन एरिएटेड ड्रिंक्स पर इंडिया में 40% का टैक्स लगता है, तो ₹20 में ₹8 निकालें तो सिर्फ ₹12 का रेवेन्यू पूरी सप्लाई चेन के लिए बचता है। अब एज्यूम करते हैं कि पेप्सिको इन्हीं मार्जिन पर ऑपरेट करता है, तो एक एवरेज लेके एस्टिमेट करते हैं कि पेप्सी के पास कितना मार्जिन बचता होगा। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी सुपर स्टॉकिस्ट को स्टिंग बेचती होगी ₹9.5 में। सुपर स्टॉकिस्ट 0.19 का मार्जिन लेकर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता होगा ₹9.74 में। डिस्ट्रीब्यूटर 0.513 का मार्जिन लेकर बेचता होगा ₹10.26 में, और यहाँ पर वो बेचेगा होलसेलर को, और होलसेलर 0.54% का मार्जिन लेके ₹10.8 में बेचता होगा रिटेलर को, जो कि ₹20 में प्रोडक्ट बेचता है। कस्टमर को ₹20 में से ₹8 निकलता है टैक्स का, और रिटेलर को बचते होंगे ₹1.2 यानी 10% का मार्जिन। यानी ये जो ₹9.5 का मार्जिन है, इसमें ही पेप्सिको को स्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी, मार्केटिंग भी करनी होगी, एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी होगी और प्रॉफिट भी निकालना होगा। और पेप्सिको की मार्केटिंग बजट को देखें तो उनका रेवेन्यू है 5,900 और उनका मार्केटिंग बजट था 794 करोड़, यानी 11% ऑफ रेवेन्यू वो मार्केटिंग पे खर्चा करती है। यानी अगर स्टिंग ₹20 में भी बिकता है तो 11% यानी ₹2.2 वो खर्च करते हैं मार्केटिंग में। तो इसमें बचता क्या है, ₹9.55 में ₹2 निकाल दो तो बचेंगे सिर्फ ₹7.3, और ₹7.3 पर पेप्सिको को मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयज का खर्चा और प्रॉफिट्स तीनों देखना होता है। तो सोचो कितना मुश्किल काम है। पेप्सिको जब 1 करोड़ बोतल बेचता है तब जाकर वो 7.30 करोड़ रुपए कमाता है। अगर एक नया ब्रांड, नया मतलब 500 करोड़ रुपए की कंपनी भी अगर मार्केट में उतरती है तो उसको इस पूरे सप्लाई चेन में हर किसी को डबल मार्जिन देने
देने होंगे। यानी अगर कोई कंपनी 20 रुपए की स्टिंग एग्जैक्ट ड्रिंक बेचना चाहे तो उसको मार्केट में जो पेप्सी ने 2.44 रुपीज का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको इसका डबल देना पड़ेगा, यानी 4.8 रुपीज उसको सप्लाई चेन में सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को देने होंगे। तो अगर पेप्सी 9.55 रुपए में अपने प्रोडक्ट को सुपर स्टॉकिस्ट को बेचता है, वही प्रोडक्ट इस कंपनी को बेचना होगा 4.75 रुपए में, यानी सिर्फ 4.75 रुपए में उसको मार्केटिंग, एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन और प्रॉफिट सब कुछ संभालना होगा। और जैसा कि हमने देखा पेप्सी के पास इतना ज्यादा स्किल है कि जो प्रोडक्ट एक छोटी कंपनी 50 रुपए में खरीदती है, वही प्रोडक्ट पेप्सी 30 रुपए में बार्गेन करके खरीद सकती है। अब जरा सोच के देखो, एक छोटी कंपनी जहां 5 से 10 करोड़ रुपए भी मुश्किल से जोड़ती है, वही पेप्सिको को जैसी बड़ी कंपनी सीधा अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। अब कोई नया प्लेयर इस मार्केट को कैसे डिस्टर्ब कर पाएगा? कॉस्ट बढ़ाओगे तो कस्टमर छोड़ देगा, मार्जिन कम करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ देगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे और मार्केटिंग ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट कहां से निकलेंगे? इसलिए दोस्तों कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसीजी मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों ये थी स्टिंग की कहानी, जिसमें पेप्सिको ने फॉर्मूला, स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके स्टिंग को इंडियन ड्रिंक का बादशाह बना दिया है। बाकी दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दिलजीत दोसांझ कैसे इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं? और दिलजीत की टिकट्स कई हजारों में होने के बावजूद भी 1 मिनट के अंदर ही सारी की सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।